ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमारी आर्थिक रूप से हमें उन्होंने कैसे धक्का पहुंचाया, ठीक है, वो देखना है। ठीक है, तो अंग्रेजों से पूर्व आपको पता है, अंग्रेज के आने से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और देश का 90% से अधिक लोग गाँव में रहते थे। आज भी तो रहिए रहे हैं 88-85%। ठीक है, लेकिन कहानी क्या थी कि पूरा देश गांव पे डिपेंड था, गांव आत्मनिर्भर था, क्योंकि कृषि और दस्तकारी के कार्य इतने निपुणता से होते थे कि लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सब संपन्न थे। व्यवसाय वंशानुगत होता था, यानी किसान का बेटा किसान, हलवाहा का बेटा हलवाहा, ऐसे चलता था। लेकिन प्रमुख काम क्या था? खेती बाड़ी था, कृषि था। और भारत के द्वारा उत्पादित वस्तुएं संपूर्ण विश्व में जाती थी और खास करके भारत के रेशमी और सूती वस्त्र का विश्व में उत्तम क्वालिटी के कारण बहुत बड़ा स्थान था, रेशमी और सूती वस्त्रों का। यहाँ के संगमरमर का कार्य, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण, पत्थर का तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। और आपको पता है कि भारत इनका निर्यात करता था। क्या करता था? निर्यात। निर्यात की वस्तुओं में नील, मसाले व अफीम भी भारत से निर्यात होते थे। क्या निर्यात होते थे? नील, मसाले और अफीम। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार से मुनाफा कमाना था। और इसी बात को ध्यान में रख करके आपको पता है कि कैप्टन हॉकिंस आया था भारत में। क्या? और 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर से परमिशन लेने के बाद अंग्रेज़ों को अस्थायी रूप से सूरत में फैक्ट्री खोला गया, पहला फैक्ट्री। वैसे प्रयास किया था 1608 में ही, लेकिन अस्थायी रूप से 1613 में अंग्रेज़ों का पहला फैक्ट्री खुल गया। फिर आपको पता है जहांगीर के बाद जब शाहजहां का शासन आया तो 1650 में अंग्रेज़ों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। बिना टैक्स दिए बंगाल में व्यापार कर सकते थे। तो इन व्यापारिक सुविधाओं का लाभ उठा करके अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार खूब विस्तार किया। कंपनी विदेशों में तैयार सामान या बहुमूल्य धातु भारत ले आती थी और उसके बदले यहाँ से वस्त्र, मसाला, हाथी दांत इत्यादि ले जाने का काम करती थी, या विदेशों में इसका बहुत ज़बरदस्त मांग था, डिमांड था। ठीक है, तो ये कहानी चलते रहा। धीरे धीरे ज़्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने दो कार्य किए। यूरोप में भारतीय वस्तुओं के लिए बाजार तैयार विस्तृत किया और भारतीय उद्योगों के विकास में सहायता प्रदान किया। ये कहानी चलते रहा। अब क्या है कि हम जब ब्रिटिश उपनिवेश का जो पढ़ेंगे तो वेरियस स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म, इंडिया में कॉलोनिज्म उन्होंने कैसे, हम लोग को कॉलोनी कैसे बनाया। कॉलोनी किसको कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं कि जब कोई बाहरी शक्ति आपके देश पर शासन करे, आपके आर्थिक सामाजिक हितों को वो प्रभावित करे, अपने अनुसार चलावे, तो हम लोग उसके कॉलोनी हो जाते हैं। तो हम लोग क्या थे? ब्रिटिश कॉलोनी थे। उपनिवेशवाद, हम लोग किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे। कब जाकर के पूरी तरह से मुक्ति मिली? पूरी तरह से मुक्ति आपको कब मिली? 26 जनवरी 1950 के बाद। आपको पता है कि पलासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, ये दो युद्ध जो थे इन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया। ठीक है, कॉलोनिज्म का मतलब समझे आप लोग? अपनी सीमाओं के बाहर राष्ट्रीयता के विस्तार से है। इसका स्वरूप आर्थिक होता है। मान ली नेपाल के जाको हम लोग कब्जा कर ली, तो नेपाल हमारे सीमा में नहीं ना है। ठीक है, उसका पैसा वैसा का शोषण हम करने लगे तो हम नेपाल को अपना कॉलोनिज्म बना लिए। तो दो युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है, में अंग्रेज़ों ने तय कर दिया कि अब हम लोग क्या हैं? उसके गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, तो हम 3 स्टेज में पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों ने हमारा जो शोषण किया उसको कितने स्टेज में पढ़ेंगे? 3 स्टेज में। 1757 पलासी की लड़ाई, वहाँ से 1813 तक फर्स्ट स्टेज होगा, जिसको वाणिज्यिक पूंजीवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल कैपिटलिज्म बोलेंगे। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म बोलेंगे, स्टेज ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म बोलेंगे, वाणिज्यिक पूंजीवाद। कब से कब देखेंगे? 1757 से 1813। उसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858। और फिर हम पढ़ेंगे वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947। ठीक है,
1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ तो उसके बाद बंगाल के साथ व्यापार तथा लूट का एक विशेष युग का प्रारंभ होता है। जो युग कब तक चलता है बताइए? 1813 तक चलता है। कब तक चलता है? 1813 तक। ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यापार पर एक अधिकार करके संभावित प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना अंग्रेजों का टारगेट रहता है। इसी बीच में आप जानते हैं 1757 है तो 1759 में बेदरा का युद्ध करके किसको भगा दिया जाता है? डच को भगा देता है अंग्रेज लोग। भगा दिया ना। 1760 में वांडीवास का लड़ाई करके किसको भगा देता है? फ्रांसीसियों को भगा देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि व्यापार पर एक अधिकार करना है, साथ में अपने प्रतिद्वंदियों को भी सफाया कर देना है। कंपनी द्वारा वस्तुओं को कम से कम मूल्य पर खरीद करके अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना उनका टारगेट है। उपनिवेशवाद की इस प्रथम अवस्था को ही पर्सिबल एस्पियर है वो खुली और बेशर्म लूट कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सियल एस्पियर, खुली और बेशर्म लूट कहते हैं। ठीक है। भारतीय हस्तकला उद्योग का पूरी तरह से विनाश कर दिया गया इन 50 वर्षों में, पूरी तरह से विनाश कर दिया गया। अब देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद का स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। औद्योगिक आरंभ में आपको पता है जो 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण वाणिज्यिक पूंजी का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। इंग्लैंड में नए नए उद्योगपति जन्म ले चुके थे।